वेरी गुड इवनिंग। माय नेम इज विकास कुमार एंड आप लोग जानते हैं मेरा नाम विकास कुमार है और मैं अध्ययन द एफर्ट में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। तो जैसा कि जेएसएससी जेई का जो जनरल इंजीनियरिंग का पेपर है उसकी क्लासेस ऑनगोइंग है। ठीक है, आपको अप्रोक्सीमेट 6 वीडियोज लगभग अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो आज जो है ये लेक्चर 7 है और जो आज का टॉपिक हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं इस जनरल इंजीनियरिंग पेपर में, जो कि कॉमन है सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच के लिए। तो आज जो हम लोग जनरल इंजीनियरिंग में, इसी को बेसिक इंजीनियरिंग बोल लीजिए या जनरल इंजीनियरिंग बोल लीजिए, तो इसमें आज का जो टॉपिक होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें एलिमेंट्स का, ठीक है, तो ऐसे तो हम लोग को 3 एलिमेंट सिलेबस में जो है वो बेसिकली पढ़ना है। एक है रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये 3 एलिमेंट पढ़ना है। तो वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे, लेकिन इसको देखने से पहले एक इसमें टॉपिक रहता है, जैसे एलिमेंट जो है वो एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स होते हैं। फिर क्लासिफाई किया जाता है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स, एंड देन क्लासिफाई होते हैं यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल एलिमेंट्स। आप लोग कई बार बुक में देखते होंगे एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट लिखता है, आपको लीनियर एलिमेंट, नॉन लीनियर एलिमेंट लिखता है, यूनिलैटरल बाइलैटरल एलिमेंट लिखता है। कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। पूछ ले जाते हैं कि कौन सा एक्टिव एलिमेंट का एग्जांपल है, ऑप्शन दे देगा आपको 4। कौन से पैसिव एलिमेंट का एग्जांपल है, ऑप्शन दे देगा। ठीक है, लीनियर, नॉन लीनियर हो गया, यूनिलैटरल, बाइलैटरल। तो आज हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं। अगेन हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं, आपका पेपर जनरल इंजीनियरिंग है, इसमें सिविल वाले भी है, मैकेनिकल वाले भी हैं। तो बहुत ज्यादा अंदर घुसने का, जिस टॉपिक में रिक्वायरमेंट होगा उसमें जाएंगे अंदर, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन जिस टॉपिक में रिक्वायरमेंट नहीं होगा उसमें जाने का मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम है। और फिर सिविल और मैकेनिकल के बच्चों को भी समझने में दिक्कत होगा। सेम टॉपिक अगर सिविल के सर पढ़ाएंगे, सिविल इंजीनियरिंग का, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के बच्चे भी बहुत ज्यादा उसको कैच अप करने में दिक्कत हो जाता है। इसलिए जिस टॉपिक में रिक्वायरमेंट है अंदर घुसने का, बिल्कुल उसको अंदर जाकर डीप में पढ़ाएंगे ही। लेकिन जहां उतना जरूरत नहीं है तो उसको जानने का भी उतना जरूरत नहीं है। खैर, अभी देखते हैं सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन में है, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, एलिमेंट किसको कहेंगे, देख लीजिए। सिंपल सा एक थंब रूल है, अगर सर्किट में एनर्जी का सप्लाई देने में कोई एलिमेंट कैपेबल है तो सिंपली उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव एलिमेंट। दोज एलिमेंट्स which are capable to deliver energy into the circuit are generally called as active elements। जो एनर्जी सप्लाई देने में कैपेबल है, एक्टिव एलिमेंट रहेगा। सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल बैटरी है इसका। हाँ, बैटरी क्या है, एनर्जी सप्लाई दे सकता है। कोई करंट सोर्स होगा, किसी तरह कोई दूसरा वोल्टेज सोर्स होगा, कोई जनरेटर होगा। ठीक है, ये क्या करने में कैपेबल है, किसी सर्किट में पावर सप्लाई देने में कैपेबल है। तो इनको हम लोग क्या कैटेगरी में रखते हैं, एक्टिव एलिमेंट में। ठीक है, किसी भी सर्किट में अगर कोई सिंपल हम लोग सर्किट देखें, ये सिंपल एक सर्किट है मान लेते हैं, सिंपल सा सर्किट। इस रसिस्टर को पावर सप्लाई कौन दे सकता है, सिंपली ये बैटरी दे सकता है। दिस बैटरी इज कॉल्ड एज एक्टिव एलिमेंट।
क्लियर हो गया? ठीक है, तो आप आसानी से वीडियो को पॉज करके ये डेफिनेशंस लिख के एग्जांपल नोट डाउन कर लेना। ठीक है, जो नेक्स्ट है पैसिव एलिमेंट। तो पैसिव एलिमेंट उसको बोलेंगे जो कि सर्किट में एनर्जी सप्लाई नहीं दे सकता, उसको हम लोग पैसिव एलिमेंट बोल देंगे। तो देज एलिमेंट्स विच आर नॉट, यहां बस एक वर्ड आगे लगा लो, यहां यहीं पर हम चेंज कर दे रहे हैं, आर नॉट कैपेबल टू डिलीवर एनर्जी इनटू द सर्किट, बस यहां आर नॉट कर लो। ठीक है, नॉट वर्ड लगा लो, नहीं कर सकते हैं, दे आर नॉट कैपेबल। तो दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट कैपेबल टू डिलीवर एनर्जी इनटू द सर्किट आर जनरली कॉल्ड एज पैसिव एलिमेंट। वो क्या कहलाते हैं? पैसिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इनका एग्जाम्पल रसिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, आरएलसी सर्किट, ये सब जो है एग्जाम्पल हो गए। तो इनके एग्जाम्पल जो है सबसे फेमस एग्जाम्पल में रसिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है। ठीक है, ये सब जो है पैसिव एलिमेंट, डायोड भी है। ठीक है, ये सब जितने भी है ये सब कैसे हैं? पैसिव एलिमेंट के एग्जाम्पल। ये खुद एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकते हैं किसी सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज पैसिव एलिमेंट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। किनको बोलते हैं? लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। ठीक है, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। ठीक है, मैं आप लोग से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली एटलीस्ट 2 वीडियोज जरूर जा रहे हैं। ठीक है, अब तक 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं टोटल, तो एटलीस्ट 6 वीडियोज डेली, सॉरी 2 वीडियोज डेली अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, तो बेस जनरल इंजीनियरिंग का ये पेपर, पूरा पेपर टैकल कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी आप XYZ जगह चाहे तो पैसा देकर पढ़ सकते हैं, नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट। वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन वो डेडिकेटेड है एग्जाम निकालने को लेकर, क्योंकि आप वीडियोस को अगर वॉच कर रहे हो तो आप देख रहे होगे थ्योरी पढ़ाई जाती है। आफ्टर दैट 1-2 वीडियो के रिगार्डिंग जितने टॉपिक कवर हुए, 2-3-4 टॉपिक का 9-10-12 जो भी MCQs हो पाते हैं वो MCQs किए जाते हैं। ठीक है, तो MCQs भी आपको मिलते जा रहे हैं। तो अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप सिर्फ इलेक्ट्रिकल का ही वीडियोस देखोगे तो हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, अच्छे खासे वीडियो जाएंगे, 40-50 के लमसम तो वीडियो चले ही जाएंगे। ठीक है, तो काइंडली आप आराम से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अपना मन लगा के पढ़िए, बेहतर होता है अपने हाथ से नोट्स बनाना, लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, इसलिए नोट्स फटाफट प्रिपेयर कीजिए। बहुत ज्यादा आपको ऐसा वीडियो में बहुत बल्क में नहीं दे रहे हैं मटेरियल कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, 30-40 मिनट का वीडियो जो अपलोड होता है, आप डेली अगर 1 से 1.5 घंटे दे रहे हो, 30-40 मिनट का वीडियो देख लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए, जो टॉपिक दिया उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, दैट इज इनफ। तो अगर आप डेली 1-1.5 घंटे दे रहे हो तो आपका जनरल इंजीनियरिंग का पेपर साइड बाय साइड आपका रेडी होते जा रहा है। बाकी आप अपने घंटे को और तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। आप जो ब्रांच पेपर है उसको पढ़ सकते हो, जो आपका नॉन टेक है उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप टाइम डिवाइड कर लो, ये पेपर तो इस प्लेटफॉर्म पे चल ही रहा है। जब ब्रांच पेपर भी शुरू होगा कुछ दिनों में तो वो भी आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। ब्रांच पेपर जितना हो पाएगा पूरा कवर अप करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स हम लोग देख रहे थे। तो लीनियर एलिमेंट किसको बोलते हैं? देखिए, लीनियर एलिमेंट अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा कई जगह गलत दिया गया है। ठीक है, टीचर्स भी थोड़ा गलत पढ़ाते हैं। बेसिकली 2 तरह के अगर लॉज को कोई एलिमेंट फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग लीनियर एलिमेंट बोलते हैं सिंपली। और उन दोनों में से कोई एक भी अगर फॉलो करने से चूक गया या दोनों नहीं फॉलो किया तब तो वो नॉन लीनियर होगा ही। और दोनों में से कोई एक भी अगर चूक गया फॉलो करने से, ठीक है, तो भी वो नॉन लीनियर हो जाएगा। दोनों लॉज को फॉलो करना जरूरी है। तो क्या लिखेंगे? those elements
which follows the law of superposition and law of homogeneity is generally known as लीनियर एलिमेंट्स। ठीक है, जो दो लॉ को, कौन से लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, ये एक लॉ हुआ, और दूसरा कौन है लॉ ऑफ होमोजेनिटी, ये दूसरा लॉ हुआ। इन दोनों नियम को अगर कोई फॉलो कर रहा है तो ही उसको हम लोग लीनियर एलिमेंट बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सा गणित है। अब आपको बस बेसिकली जानना क्या है कि ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या है और लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या है। मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन जानना ही नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लो ताकि याद रहे, चीजें याद रहे। ऑब्जेक्टिव में आएगा, आप पे इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछने वाला है, ऑब्जेक्टिव में आएगा ये। तो बस आपको ये जानना है कि लीनियर किसको बोलेंगे, तो लीनियर एलिमेंट उसी को बोल पाएंगे जो इन दोनों नियम को फॉलो करेगा। और ये दोनों नियम जो है जितना बता रहे हैं बस उतना ही ध्यान में रखो, क्योंकि आपसे कोई मेंस का सवाल नहीं पूछने वाला, एमसीक्यू आ रहा है, तो डेप्थ में जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डेप्थ में उतना जाने का कोई मतलब नहीं है, वेस्टिंग ऑफ टाइम हो जाएगा आपका। जहां पर डेप्थ में जाना रहेगा, डेप्थ में हम बिल्कुल बताएंगे, डेप्थ में जाना है। ठीक है, चलो लॉ ऑफ होमोजेनिटी सुपरपोजिशन पहले देखते हैं। ठीक है, पहला क्या है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, इसको ये एक डब्बा बना दिए। ठीक है, अब ये डब्बा जो है सर्किट है, ये सर्किट है, इसमें कुछ एलिमेंट्स को यूज करके हम ये सर्किट बनाए, हमको भी नहीं मालूम क्या है। ठीक है, बस हमारे लिए क्या है कि ये कोई नेटवर्क है, रसिस्टर से हो सकता है, रसिस्टर इंडक्टर से हो सकता है, रसिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर से हो सकता है, डायोड हो सकता है, कोई भी हम लोग इसमें सर्किट से हम लोग XYZ ये नेटवर्क बनाए। आई डोंट नो कैसा भी हो सकता है सर्किट, सीरीज में है, पैरेलल में है, कैसा भी कॉम्बिनेशन, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमको बस ये सिंपल सा लॉ ऑफ सुपरपोजिशन जानना है। ठीक है, इस सर्किट में क्या होगा, एक इनपुट साइड होगा और एक आउटपुट साइड होगा, सिंपल सी चीज है। एक तरफ से इसको कुछ देंगे सिग्नल, दूसरी तरफ से आउटपुट कुछ मिलेगा। अब मान लेते हैं यहां पर हम लोग सिग्नल X1 दिए और आउटपुट Y1 मिल गया। ठीक है, बस ये रिजल्ट इतना याद रखना है, सिग्नल X1 दिए हैं, कुछ सिग्नल अप्लाई किए हैं, तो ये हमारा क्या है, आउटपुट में कुछ Y1 मिला है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब हम बोले कि नहीं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग X1 सिग्नल नहीं दे रहे हैं, अगली बार हम लोग क्या करेंगे, इसमें X2 सिग्नल दिए, X2 सिग्नल देने से यहां पर क्या मिला, Y2 मिला। तीसरा बार क्या किए कि हम लोग इन दोनों सिग्नल को ऐड कर दिए। ठीक है, हमारे पास एडर सर्किट है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, हम सिग्नल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम X1 X2 सिग्नल ऐड करके दिए, अगर इधर भी सिग्नल Y1 प्लस Y2 ऐसा आउटपुट में मिल रहा है, ठीक है, तो बोलेंगे कि ये क्या है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो कर रहा है। सिंपल सी गणित है। ठीक है, अगर ये X1 प्लस X2 देने से यहां Y1 प्लस Y2 मिला तो ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो कर रहा है। सिंपल सा गणित होता है। ठीक, ऐसा है तो काम हो गया, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। यहीं पर कोने में समझ लेंगे, ठीक है, कि लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या है। ठीक है, यही नेटवर्क यहां पर है, इस इधर इनपुट साइड है और इधर आउटपुट साइड है। हम इनपुट पर X1 सिग्नल दिए, आउटपुट पर Y1 मिला। अगर हम इनपुट को A टाइम्स बढ़ा दिए, A टाइम्स बढ़ा दिए, ठीक है, मेरा आउटपुट भी अगर A टाइम्स बढ़ जाए, अगर सिग्नल को A टाइम्स, मतलब पहले सिग्नल X1 था, अब इसको दुगना कर दिए, A का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, तो हम बोल रहे हैं अगर दुगना कर दिया जाए तो आउटपुट भी मेरा दुगना हो जा रहा है, तो बोलेंगे लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। इसको इनपुट सिग्नल 3 गुना करने से आउटपुट भी 3 गुना हो गया, तो बोलेंगे लॉ ऑफ होमोजेनिटी फॉलो कर रहा है। सिंपल सा चीज है। ठीक है, तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन
समझ में आ गया, लॉ ऑफ होमोजेनिटी समझ में आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है ऐसे, ये मतलब लीनियर सर्किट के एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ऑफ लीनियर सर्किट तो रेसिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, याद रखिएगा। रेसिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर सर्किट, ठीक है। अब जो एलिमेंट इन लॉज को फॉलो नहीं करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर एलिमेंट बोलते हैं। लाइक डायोड है, इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, तो डायोड है, एससीआर है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर है, ये सारे नॉन लीनियर एलिमेंट है। ईटीसी कर लो, ईटीसी कर लेना, ठीक है। कुछ फेमस थे जो हम बता दिए, डायोड है, एससीआर है, सिलिकॉन, एससीआर मतलब सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर है, ये सारे कैसे हैं, नॉन लीनियर एलिमेंट है। ये इस लॉ ऑफ सुपरपोजिशन और लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो नहीं करते, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नॉन लीनियर एलिमेंट्स। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। वीडियो आराम से पॉज करके आप इसको नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। लीनियर सर्किट का एग्जांपल यहां लिखे हैं, ये लीनियर सर्किट का एग्जांपल है, ठीक है। और ये एग्जांपल नॉन लीनियर सर्किट का है। R स्टैंड्स फॉर रेसिस्टर, L स्टैंड्स फॉर इंडक्टर, C स्टैंड्स फॉर कैपेसिटर, RLC, ठीक है, R कॉमा L कॉमा C, ठीक है। चलो अब हम लोग देखेंगे तीसरा, यूनिलैटरल और बाइलैटरल एलिमेंट, ठीक है। यूनिलैटरल किसको बोलते हैं और बाइलैटरल एलिमेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। बाइलैटरल एलिमेंट किसको कहेंगे, तो देखो अगर हम लोग यूनिलैटरल एलिमेंट बोले तो यूनि का मतलब एक, यूनिलैटरल अगर हम लोग एलिमेंट की बात करें तो यूनि का मतलब, इसमें जो ये यूनि वर्ड जुड़ा है ये वाला, यूनि का मतलब क्या होता है, यूनि का मतलब एक, ठीक है, एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो यूनिलैटरल एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जो करेंट को किसी एक ही डायरेक्शन में अलाउ करेगा। मतलब इनको अगर आपको सर्किट में कनेक्ट करना है तो आपको इनके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को देखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब दोज एलिमेंट which allow current in a particular direction or in one direction is known as unilateral element। एग्जाम्पल इसके डायोड है, SCR सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है, ट्रांजिस्टर, ETC कर लो। देखो डायोड और SCR ये सब क्या है, स्विच है। इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे, जब इसी जनरल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन के अंदर घुसेंगे तब समझाएंगे डायोड में क्या होता है। ऐसा इसका सिंबल होता है, इसमें एक एनोड टर्मिनल होता है, एक कैथोड टर्मिनल होता है, ठीक है। और करंट ऑलवेज एनोड टू कैथोड फ्लो करेगा, ठीक है। तो डायोड में करंट एनोड टू कैथोड ऐसे हम लोग फ्लो करवाते हैं, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, तो ऐसे करंट फ्लो करेगा। तो हमको जब इसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो हमको पता रहना चाहिए कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल किधर है, नेगेटिव टर्मिनल किधर, उधर ही कनेक्ट कर देंगे। उल्टा कनेक्ट करेंगे तो करंट को अलाउ नहीं करेगा। अगर हम चाहेंगे करंट फ्लो करवाना कैथोड से एनोड की ओर तो नहीं करेगा। इस टाइम के लिए ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस कंडीशन में चला जाएगा। एनोड टू कैथोड में ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जाता है और करंट एनोड टू कैथोड अलाउ करता है। सेम SCR भी होता है, SCR का सिंबल ऐसा रहता है, ठीक है। इसी में आगे एक यहाँ पर गेट टर्मिनल ऐसे लगा दो, ठीक है। ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है और यहाँ गेट टर्मिनल होता है। ये अनकंट्रोल्ड डिवाइस होता है डायोड, ठीक है। ये
अनकंट्रोल डिवाइस है, जबकि इसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक गेट टर्मिनल दिया रहता है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग एनोड से कैथोड ही करंट फ्लो करवा सकते हैं, जैसे डायोड में करवाते हैं। ट्रांजिस्टर क्या होता है? एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। ठीक है, एमीटर, कलेक्टर और ये बेस जंक्शन वहां पर रहता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर तुम लोग को आइडिया होगा तो तुम लोग बस नाम याद रखना कि डायोड, ये कुछ कॉमन एग्जांपल है जो जनरली एग्जाम्स में आ जाते हैं। ठीक है, वही हम लिखे, डायोड, SCR, ट्रांजिस्टर। ठीक है, फिर बाइलेटरल एलिमेंट किसको बोलेंगे? तो वैसा एलिमेंट जो दोनों डायरेक्शन में करंट को अलाउ करेगा। मतलब उसको अगर सर्किट में लगा रहे हैं तो हम लोग ये नहीं देखेंगे कि भैया पॉजिटिव टर्मिनल किधर है, नेगेटिव टर्मिनल किधर है। इसको देखने का आवश्यकता नहीं पड़ता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइलेटरल एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेना, बाइलेटरल एलिमेंट। ठीक है, क्या है? दोज एलिमेंट्स which allow current in both the direction is known as bilateral element। क्लियर हो गया? इसके एग्जाम्पल के तौर पे रेसिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है और ETC कर लो। बेसिकली यही 3 पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन रेसिस्टर को आप कनेक्ट करोगे ना जब, तो आप कभी भी इसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल आप नहीं देखोगे, कभी नहीं पढ़ोगे कि इसका पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सेम कहानी इंडक्टर के साथ भी है। इंडक्टर भी कोई कनेक्ट करते हो उसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता है। सेम कहानी कैपेसिटर के साथ भी होता है, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होते, प्लेट्स होते हैं। ये प्लेट पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट हो सकता है, टर्मिनल ऐसा कुछ नहीं है कि इधर पॉजिटिव रहना चाहिए उधर नेगेटिव होना चाहिए, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं रहता है। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल हो गए R, L एंड C, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द बाइलेटरल एलिमेंट्स। इसीलिए आप जब सर्किट लॉ, जब लॉज आप पढ़ोगे, KCL, KVL, ये सब, तो उसके डेफिनेशंस वगैरह में लिखोगे, देखोगे कि उसका लिमिटेशन लिखा रहता है कि दीज लॉज आर एप्लीकेबल टू द लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट, ऐसे लिखेगा। तो लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट मतलब RLC पर आप लगा सकते हो। ठीक है, बेसिकली यही पढ़ना है अपने को। ठीक, तो ये थे तुमको कुछ एलिमेंट्स। ठीक, तो बहुत ही ब्रीफ था लेकिन बहुत ही यूजफुल है। ये तुमको एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में ये एग्जाम्पल्स तुमको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? एलिमेंट्स डिटेल में, लाइक रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, इनके वीडियोस आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग इन टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। इसमें भी सबसे ज्यादा डिटेल में रेसिस्टेंस कवर करना पड़ेगा क्योंकि उससे अच्छा खासा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच।